नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज में। हम दिखाएंगे सच। गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज, क्योंकि हम है जनता की आवाज। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। मुख्तार अंसारी माफिया से संबंध रखने वाले विक्रम का सहयोग कर रही है वाराणसी पुलिस। घर से बेघर किया वाराणसी पुलिस ने पीड़ित महिलाओं को। ना ही कोई पुलिस अधीक्षक सुनने वाला है और ना ही कोई प्रशासन। वाराणसी बीएचयू के हैदराबाद गेट के ठीक सामने एक ढाबे के रह रहे कुछ लोगों से कोर्ट का हवाला देकर पुलिस प्रशासन ने कराया खाली। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई शाम 3 बजे से चल रही है और रात तक जारी रहेगी। खबर लिखे जाने तक रात 12 बज चुके थे और राजस्व विभाग से संबंधित कोई अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं था। रात 8 बजे के और 9 बजे के बीच में एसपी भेलूपुर मौके पर उपस्थित होकर वहां पर पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि उनके साथ जास्ती की जा रही है, जिसका आदेश का हवाला उन्हें दिया जा रहा है। वह राजी नंबर उनकी जमीन का नहीं है। पुलिस के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि उनके पास कोर्ट के आदेश हैं। साथ ही लेखपाल की रिपोर्ट पर पक्षीदारों ने आपत्ति जताई है। इस पूरे घटनाक्रम को यदि कागजी रूप में देखा जाए तो यह विवाद काफी दिनों से न्यायालय में विचाराधीन था। 2016 में लेखपाल रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर उस अराजी नंबर को विलुप्त घोषित किया गया था। 2016 की लेखपाल रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि इसका प्रारूप उल्लेख करने में असमर्थ थे, परंतु आज 2022 में जो मौजूदा लेखपाल हैं उन्हें वह आराजी नंबर उसी हैदराबाद गेट के सामने वाली जमीन पर ही बताया है, जिसको आज देर रात तक सील करने की कार्रवाई न्यायालय से प्राप्त आदेश के क्रम में थाना लंका व थाना चितईपुर भाली पुलिस के साथ खाली करवाते व अपने कार्रवाई को कोर्ट का आदेश बताते हुए किया गया है। पीड़ित 2 तस्वीरों भी दी जिसमें यह साबित होता है कि विक्रम का संबंध माफिया मुख्तार अंसारी से है और वाराणसी पुलिस माफियाओं से संबंध रखने के साथ है। 15 की डिग्री है, मैं यही कहा जाऊंगा, नहीं खाली करूंगा। जो करना है आप कर सकते हैं, नहीं खाली करेंगे, नहीं खाली करेंगे। वो कोर्ट की सत्यापित प्रति नहीं है, सत्यापित प्रति हो तो वो माना जाएगा कि 2027 नहीं। वो देख लिया कागज में, वो सादे कागज पे लिखा हुआ, उसका कोई महत्व नहीं। सादे कागज पे मैं लिख दूं चितईपुर थाना परिक्षेत्र का एरिया जो क्या कहते हैं मेरा है, ये हो जाएगा। वो नहीं, जो अभी आप जो कागज आप दिखा रहे थे, जो आप अभी कागज दिखा रहे थे, जो भी आप कागज दिखा रहे थे, इस तरीके से 1 मिनट इस तरीके से टाइप कराया हुआ, बोलिए कितना कागज आपने? ओरिजिनल कागज है, ओरिजिनल कागज है। आप नहीं डालने जाऊंगा, आप कहिए आपके पास आदेश आया नहीं। 1 मिनट प्रशासन आपको आदेश देगा, प्रशासन आपको आदेश देगा तो प्रशासन की तरफ से आपके पास आदेशित ओरिजिनल कॉपी ये वैलिड नहीं है। ऐसा जितना कहिए उतना मैं बना दूँ, जितना कहिए उतना बन जाएगा। गाड़ी नंबर आपको बताते हैं, हमने कहा कि हमारे पास ये गाड़ी हमारे नाम रजिस्टर्ड है। आपके पास शासन का आदेश आया होगा ना, शासनादेश आपके पास आया होगा ना। श्रीमान थाना इंचार्ज चितईपुर, आपके पास क्या हाई कोर्ट का आदेश आएगा तो वो आएगा यहाँ के उनके पास है, हाँ उनके पास आएगा। आवश्यक कार्रवाई करें, ठीक है ना, कि इनको यहाँ से विस्थापित करें। अरे भाई उसी में है, उसी में है ना, उसी पता पहले उसने देखिए ना क्या किया गया है। क्या है ये आदेश 20 जुलाई 22 को माननीय न्यायालय 2087 ये जो अराजी नंबर नहीं, 2087 अराजी नंबर ये नहीं है। 2087
2087 और राजीव नंबर ये नहीं है। एक मिनट आराम से, आराम से जो बात ज्यादा लेखपाल ने रिपोर्ट सब कुछ पत्रावली में लगा दिया। नहीं, पत्रावली में लगा दिया। आप वहाँ से उसकी पत्रावली पहले सत्यापित हो तब यहाँ पे माना जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई सत्यापित सुनिए, कोर्ट कोई चीज शासन आदेश देता है कोई चीज। यहाँ पे इन्होंने जो दिखाया लेखपाल के हाथ से लिखा हुआ एक कागज था, वो सत्यापित कोर्ट से जो क्या कहते हैं तहसीलदार की तरफ से मोहर लगा हुआ नहीं था। मैं अभी कागज इनके पास देख चुका हूँ, इन्होंने तो मुझे दिखाया है। मेरी बात सुनिए, लेखपाल मौके पर मौजूद है, वो कह रहा है ना तहसीलदार मौके पर नहीं बने। वो नहीं, वो ऐसे कोर्ट को वापस भेजा। आपको कोर्ट का आदेश दिखा दे रहा हूँ ना, आप पढ़ लीजिए भाई। आपने बोला कि मैंने कोर्ट के आदेश को 15-20 दिन पहले इनको भेजा। हाँ, ठीक, हाँ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है इनको चिन्हीकरण करो। अगर वो जो है अगर एक मिनट कुर्सी की पार्टी उसे पार्टी आप गलत जा रहे हैं। उन्होंने बोला क्या, आपने बोला क्या कि वो जज ने बोला कि जाके उसका फिर चिन्हीकरण करिए, तो चिन्हीकरण। अरे सुनिए, अरे आप मौके पर जाके चिन्हीकरण करने का आदेश है और लेखपाल को इसलिए मौके पे आके तब किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं आए हैं तब हम कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये न्यायालय का आदेश है, कितनी बार पढ़वाएंगे? दूसरी चीज, अरे सुनिए, आदेश मुझे जो मिला है अभी तत्काल जो आदेश मिला है कि मैं स्थगित कर दूं इसको, अब सुबह इसको मैं फिर करवाऊँ। नहीं, कोई अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है, हत्या नहीं किया है, बलात्कार नहीं किया है, चोरी आप लोग भी इनके साथ मर्यादा में बात करें। प्रशासनिक लोग हैं, ऐसा ये इस तरीके से कोई यहाँ हत्यारा नहीं है, कोई चोर चमार। अरे सुनिए, बात करिए मैडम, हम लोग का परिवार का चिंता नहीं नहीं, आप समझा एक मिनट सुनिए, उनको बोलिए काले से बोले। एक मिनट हो जाएगा। सर जी का इतना छोटे छोटे बच्चे को बेघर नहीं, कोई चीज नहीं हो रहा है। वो आप समझिए, सरकार समझे, हमसे मतलब नहीं। आप बहुत मत करिए, हम न्यायालय का आदेश का पालन कर रहे हैं। सामने इनके अधिकारी यहाँ पे हैं। आप ये भी सुन लीजिए, मैं आज बात आपको और आपको बता दूं कि जो भी सत्यापित, जो विवेचना अधिकारी, जो चौकी इंचार्ज होता है, उसके साथ सिपाही जाता है, तो सिपाही जो विवेचना अधिकारी नहीं कहा जाता है। तो लेखपाल जो है, लेखपाल अपनी रिपोर्ट जो है क्या करता है, चौकी इंचार्ज को बताता है, चौकी इंचार्ज भेजता है थाना तक के पास। ठीक है, उसके बाद उस पर थाना इंचार्ज करते हैं कि इस पर ये कार्रवाई करें। कार्रवाई नहीं, ये अभी यहाँ पे तो कहाँ से आदेश आया? आदेश तो मुझे कहीं से, अभी जो है मेरी जो है प्रीतम सिंह जी से मेरी बात हुई है। प्रीतम सिंह जी ने कहा कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया। क्या नहीं दिया? प्रीतम सिंह जी ने कहा, नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने कहा मैंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि उनको विस्थापित किया जाए। न्यायालय का आदेश आपने इनको दिखाया दिया, मतलब ये हम नहीं मानते, ये न माने बात। अरे सुनिए, बात सुन लीजिए, बात करो ना, सुनना तो वरना बात करो। आपको नहीं बताएंगे ना कि हम इसके खिलाफ गए थे, कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट वकील साहब आ गए। आपके वकील साहब आ गए, उन्होंने भी कागज देख लिया कि कागज कोर्ट की क्या है, उन्होंने आपको बता दिया कि कागज सही है और आपके साथ गई। पहली चीज, दूसरी चीज, अरे सुन, मेरा नाम है प्रिया पटेल। हम हैदराबाद गेट के मूल निवास हैं और हमारे पिताजी स्वर्गीयवास हैं। जो हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, 16 अगस्त 2007 की उनकी डेट हो गई और हमारे माताजी हैं। हम लोग 2 भाई और 3 बहन हैं। सन 1929 का पट्टा है हमारी ज़मीन और उस पर हमारे दादा का पट्टे पर नाम है पन्ना लाल। जो हमारी डिग्री न्यायालय में डिग्री डेट नहीं याद है, उसमें 2/15 धुर हमारी डिग्री हुई है। न्यायालय में आदेश हुआ है और विपक्षी पार्टी जो है वो 145-146 मुकदमा करके भू माफिया विक्रम बीज है और न्यायालय में हमारी जिससे आदेश हुई है वो रमपत्ती से मुकदमा हमारी न्यायालय में आदेश हुई है। रमपत्ती में मुकदमा हारा हुआ मुकदमा बेच दिया है सुमित सिंह को। सुमित सिंह को बेचने के बाद उन्होंने हारा मुकदमा बेच दिया है विक्रम बीज को।
जो कि अराजी नंबर उनकी 925 है, हमारी अराजी नंबर 933 है, जिसका नया नंबर 2093 नंबर 933 का नया नंबर 2093 है और उस पार्टी का नंबर है 2087। एसीएम साहब ने आदेश कुछ दिन पहले अभी कर दिया है कि इस जमीन को पूर्ण किया जाए और चिन्ह का सीमांकन नहीं हो पाया है, जिसके कारण इन्होंने हमारी जमीन सील कर दी है। रात 11 बजे, रात को 11 बज रहा है, फोर्स आई है, पुलिस आई है, हमारे घर में लेडीज फोर्स आई है और जो हमारे घर में घुस के हमारी जो ताला को सील कर रहे हैं। सारा सामान हम लोग साहब, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। घर से हम लोग निकाला जा रहा है, घर से। लेखपाल यहाँ पे आके चिन्हित किए थे? लेखपाल ने चिन्हित नहीं किए हैं। तो किस बेस पे आपने प्रशासन से पूछा? वो एसीएम के आदेश पे, एसीएम ने आदेश किया है कि 2087 को पूर्ण किया जाए। ये तो नकपाल राजेश्वरी विभाग ही तय कर सकता है कि ये कौन सी है, जिसमें कि हमारी नकपाल की रिपोर्ट पहले से 2/15 धूर में, पहले से 2/15 धूर में नकपाल की रिपोर्ट हमारे में लगा हुआ है कि 2/15 धूर इनकी जमीन है और चिन्ह अगल बगल मकाने बन गई है, चिन्ह की पता नहीं चल पा रही है, जिसमें पैमाइश संभव नहीं है। इसकी हमारे पास रिपोर्ट है। तो फिर ये कैसे आज सील करने का आदेश? आज अचानक आ गए। एसीएम साहब ने, उन्होंने कूड़ करने की 2087 को किया है, इन्होंने 2093 को कर लिया। मेरी जमीन को हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या इसके बाद आपके उनके पास कोई सबूत या कोई कागज ऐसा है जो आपको प्रमाणित तौर पर उन्होंने दिखाया? प्रमाणित हमारे वकील करेंगे ना, हम तो काफी दिन से पट्टा है, हमारे दुकान की लाइसेंस सन 1929 का पट्टा है और लाइसेंस है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और क्या इतना हमारे पास सबूत होने के बावजूद भी हम लोग को ना, हम लोग इतना सबूत होने के बावजूद भी क्या हम लोग जमीन से बेदखल कर सकते हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? योगी जी ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, मोदी जी ने ये बात बोला कि जो 10 साल इस जमीन पे रह गया उसका हो गया। तो हमने तो 10 साल किसी का कब्जा ही नहीं किया है, हम तो अपने ही मूलधन पे हैं और हमारी डिग्री हुई भी है। तो इन्होंने बेदखली का कैसे कोर्ट से क्या आदेश लेकर आए हैं? कौन सा ऐसा आदेश हो गया जो कोर्ट मुझे बेदखल कर रहा है? क्या आपके पास कोई नोटिस आया था? नहीं, नोटिस नहीं आया है और चिन्ह का कोई पता नहीं है। 2087 पे इन्होंने कूड़ कर रहा है हमारी जमीन को और हमसे एक सादे कागज पे लेडीज महिला ने डंडा से मारा और पुलिस वालों ने डंडा से मारा और हमें सादे कागज पे हमारी माँ से अंगूठा लगवाया और हमसे कुछ लिखवाया। क्या लिखवाया था आपसे? लिखवाया है कि इसको पूर्ण करने को कल तक जो है टाइम दिया जा रहा है। इन्होंने आज 11 बजे रात को खाली कराने का पूरा प्रयास करने का प्रयास में लग गए हैं। इनको ऐसा कहां से नोटिस आ गया कि जो रात बरेली के ब्लॉक भतपुरा के रहने वाले राजनीतिक योद्धा एडवोकेट मुख्तार अहमद अंसारी के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर। ब्लॉक भतपुरा के ग्राम पंचायत केवलडिया निवासी 3 बार नवाबगंज विधानसभा के प्रत्याशी रहे एडवोकेट मुख्तार अहमद अंसारी के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर। नम आंखों से किया सुपुर्दे खाक। आपको बता दें, मुख्तार अहमद अंसारी 40 साल क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे। समाज में कभी हिंदू मुस्लिम की नफरत को पनपने नहीं दिया गया। लगभग 1974 में बरेली में अंसारी बिरादरी के पहले वकील बने। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था तो उस वक्त के मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्तार अहमद अंसारी के निवास पर राजनीतिक चर्चा को आए। देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। मुख्तार अहमद अंसारी अपने पीछे पत्नी, एक बेटी और 6 बेटे छोड़ गए हैं। शोककुल परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे पूर्व मंत्री माननीय श्री भगवत शरण गंगवार, पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री चेतराम गंगवार के पुत्र सदस्य बाल श्रम सलाहकार बोर्ड भारत सरकार श्री भुजेंद्र गंगवार, सांसद प्रतिनिधि भतपुरा ब्लॉक प्रमुख पति श्री रविशंकर गंगवार जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरोत्तम दास मुन्ना, पूर्व जिला पंचायत सदस्य केवलडिया प्रधान पति श्री रविंद्र गंगवार, श्री राजेंद्र कुमार गंगवार, श्री सुरेंद्र गंगवार, श्री वेदपाल गंगवार, श्री व्यापारी राजीव गुप्ता जी, परमेश्वरी दयाल जी, प्रधान कमल गंगवार, मंगली प्रसाद जयवीर गंगवार, प्रधान सुमित वर्मा, डॉक्टर नंदराम मौर्य जी, सेठ माया स्वरूप मौर्य आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे एवं फोन पर बड़े बड़े राजनेता और दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना भगवान की। मरहूम मुख्तार अंसारी के बचपन के दोस्त हीरो एजेंसी के मालिक हाजी लतीफ बाबू जी ने क्या कहा, देखिए इस खबर में।
बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। आज हमारे साथ में जो कल हाजी एडवोकेट मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल हुआ है, उनके बचपन के दोस्त, और दोस्त नहीं बल्कि हम भाई कह सकते हैं उनके, उनसे जानकारी लेंगे उनके जीवन पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं का उनके साथ उठना बैठना हुआ था। इन्हें पूरी जानकारी है उनके जीवन काल की। भाई सबसे पहले आपका शुक्रिया हमारे चैनल में। सर आपका हम सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। अच्छा सर, जो कल मुख्तार अहमद एडवोकेट का निधन हुआ है, तो आप इनके बहुत करीब रहे हैं, कब से रहे हैं, तो जानना चाहेंगे आपसे। ये तो नहीं बता सकते हैं तारीख से कब रहे, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी अब तक उनके साथ रही। इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, 3 विधानसभा चुनाव में। तो किसी चुनाव में इनको मतलब जीत हासिल नहीं हो पाई। कभी सुनने में आया था, आपने लोगों से भी पूछा था कि नारायण तिवारी उस टाइम उत्तराखंड और यूपी एक ही था, वो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे थे। सुनने में आया कि वो उनके पास आए भी थे। हाँ आए थे। चुनाव जब उनने छेदालाल मुखिया को लड़ाया था नारायण तिवारी जी ने, तो मुख्तार अहमद अंसारी से बहुत कोशिश की और उन्हें उनकी बात उन्हें नहीं मानी और उन्हें अपना चुनाव लड़ा, लेकिन छेदालाल मुखिया उनसे पीछे रहे। उनकी सेटिंग थे 3 चुनाव लड़े थे विधानसभा के। आखिरी चुनाव उनका 1980 में चुनाव लड़े थे। अच्छा, उस टाइम में शायद मंत्री जी स्वर्गीय चित्रा गंगवा जी थे, उनसे उनका चुनाव हुआ था। उनके तीनों चुनाव के नाम से एक में सेकंड आए, 2 में थर्ड आए। अच्छा सर, क्या बेगम आपका जो यहाँ से साथ रह चुकी थी, और उनके भी काफ़ी अच्छे करीबी संबंध थे इनसे, मतलब बहुत राजनीतिक संबंध? हाँ, बहुत करीबी रहे थे। अगर अंसारियों में किसी की खास आदमी थे और किसी की भी बात मानती थी, वो नारायण अंसारी थे। अच्छा सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि कभी इंदिरा गांधी ने सर्किट हाउस में आके इनके लिए नियंत्रण दिया था। ये उस टाइम में दिया था जब खन्ना जी कांग्रेस में थे और उनको सांसद का चुनाव लड़ाया था, तो वकील साहब ने कांग्रेस को न लड़ाया कि मिसरा खान को लड़ाया था। मिसरा खान ने 1800 वोटों से राम सिंह खन्ना को हराया। उसी टाइम में इंदिरा जी को ये मालूम हुआ कि मुख्तार अहमद अंसारी कोई है, और आने के बाद उन्होंने सर्किट हाउस में बनवाया है। वास्ताग अंसारी और सांसद थे, क्या नाम था उनका? चलिए खैर, जो भी नाम होगा। हाँ, तो वो सब लोग को लड़िया आए उनको बना दिया। अच्छा सर, कहते हैं कि 1972 या 74 में जिला बरेली के अंदर अंसारी बिरादरी में पहले वकील हैं। पहला वकील, और मुसलमान तो थे जी, लेकिन अंसारी बिरादरी का पहला वकील। अंसारी बिरादरी में पहले वकील बने थे। सर एक चीज़ और भी इनकी खास बात सुनी जाती है कि ये बोलने में जो वक्ता थे बहुत अच्छा बोलते थे। बहुत बढ़िया बोलते थे, कई जुबान, उर्दू बहुत बढ़िया थी, इंग्लिश भी बहुत बेहतर थी, और समाजी जुबान, मादरी जुबान बहुत बढ़िया थी। हर आदमी को वो समझा देने की इनको एक बहुत बढ़िया काम। लोगों का, क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है कि कभी भी हिंदू मुस्लिम को कभी भी हिंदू मुस्लिम ने पनपनी नहीं दी, कभी नहीं पनपने दिया। जो नफरतें समाज में लोगों में खोलते थे, तो हमेशा इन्होंने दोनों पक्षों को मिलाने का काम किया। और हिंदू मुसलमानों से ज़्यादा साथ रहते थे। सर तो आपकी दोस्ती तो बहुत लंबी रही थी उनसे, काफ़ी लंबी रही थी सर, और मैं समझता हूँ कि आपको सारी ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में जानकारी होगी। तो कुछ उनकी कोई खास बातें ऐसी हो जो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएं, फिल्म के बारे में। समाज सेवी में, सेवा में पूरा अपना टाइम गुजारा, लोगों की जो मदद करनी थी ईमानदारी से करते रहे, और उन पर कोई लांछन नहीं है ये कि इनने कहीं पे कोई चिंगारी छोड़ी या हिंदू मुस्लिम में कोई बगावत पैदा करी, विरोध कुछ ऐसा कुछ नहीं। सर लास्ट में अभी जब दिल्ली में एक हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ था, तो आखिरी सांस लेने से पहले इन्होंने एक मैसेज दिया था। यार ये अपनी एक बात रखी थी कि मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपनी माफ़ी चाहता हूँ, अगर मुझसे किसी से
दिल दुखाया मेरा किसी के लिए, तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए सर क्या कहेंगे? उसके मतलब ये थे, उनने जब कभी दिल दुखाया ही नहीं, खुदा न खास्ता किसी आदमी को ये तकलीफ हो तो माफी मांगना ठीक। तो सर मतलब अकबर अहमद डंपी का भी नाम आता है इस लिस्ट में? नहीं, वो भी करीबी रहे, अकबर अहमद डंपी के काफ़ी करीबी रहे थे। हमने 2 चुनाव अकबर अहमद डंपी को लड़ाई। तो ये थे हमारे बीच में हीरो एजेंसी जो किलोड़िया में है, उनके ऑनर हाजी लतीफ़ अहमद बाबूजी, जो कि मुख्तार अहमद एडवोकेट साहब के बहुत ही करीबी और कहें तो कि ऐसे एक सगे भाई जैसे ये लोग रहे हैं। तो इन्होंने कुछ बातें हमें बताई हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे अभी चैनल के माध्यम से। थैंक यू, शुक्रिया। भाजपा नेत्री पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नीरू सागर का सराहनीय काम। ईद जागीर नदी के पास घायल अवस्था में जिंदगी मौत से जूझ रही गायों को उपचार हेतु पशु चिकित्सक को दिखाया। गाय की हालत ज्यादा गंभीर होने पर नीरू सागर आरबीआई बरेली ले जाने की तैयारी कर रही थी, तभी गाय के मालिक आ गए और उन्होंने नीरू सागर को दिल से धन्यवाद दिया। नीरू सागर के इस कार्य की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें, नीरू सागर एक समाज सेविका के साथ भारतीय जनता पार्टी में रहकर पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रही है। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। बात करना तुम्हें इतना नहीं, वो है ये ब्लड से कटेगी इतने टाइम। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले? यासीनगर रहते। ये जो गाय के जो टांग कटी है, कैसे कटी थी? सर मुझे नहीं पता, मेरे खेत पास थी, जब मैं देखी इनने मेरा नाम लगा दिया। जो भैया बोले वो कहाँ गए? नहीं, कुछ प्रूफ तो होगा उनके पास, वो क्यों ऐसे? इनने बताया, जब जिनसे मालूम पड़ा, जो आप औलाद दावा नहीं हो, क्या औलाद दावा ही नहीं, आप औलाद दावा। मैं खेत ना करूँ, छोड़ दूँ क्या? बताओ भाई, खेत जरूर है, मैं कह तो रहा हूँ जो बात है। मेरा खेत पंडित जी का नहीं, आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है, आपने मारा कोई? मैंने नहीं मारा, झूठ बोल रहे हैं। आपके खेत में, आपके खेत में, मेरे खेत के पास भी नहीं, मैं ना खेत में हो, मेरे खेत ना जो मैं अभी हिंद लाया हिंद पति, सच बोलिए भैया। ये उधर से आ रही, आपके खेत जाई, इधर आ रही। पूछो आपसे, मैं भी बाल बच्चेदार हिंदू आदमी हूँ, मेरे पास भी गाय है, मुझे काम नहीं कर सकता। मुझसे मंगाई में लेके आया हूँ। नीरू दीदी क्या कहना चाह रही हैं? आपने एक घायल गाय जो दी थी किन्नर लोगों को, क्या मामला था पूरा? ऐसा है, ये गाय चोटिल अवस्था में नदी के पार बदहवास पड़ी हुई थी। हमने इसको उठवाया, उठवाने के बाद में इसका पहले घर पे बुला करके डॉक्टर से दिखवाया, पानी वगैरह पिलाया, चारा खिलाया इसको। उसके बाद जब डॉक्टर ने ये कहा कि ये ठीक नहीं होगी, यहाँ पे छोटी मोटी चोट नहीं है, काफ़ी गंभीर चोट है इसके लगी हुई, तार से इसका पिछला पैर का पूरा हुआ, तो हमने इसको सरकारी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा, देखने के बाद में उन्होंने भी इसको दवाई वगैरह जो भी प्रोसीजर अपना किया, इंजेक्शन वगैरह दिए। उसके बाद में हमें इसको चौबारी जो ट्रस्ट है गौशाला का, वहाँ भेजने की तैयारी थी। तभी हमें पता लगा कि ये जो गाय है आपकी है और आपके यहाँ पे कई साल की गाय वहाँ पे बंधी हुई हैं, और ये लोग ढूंढने के लिए ढूंढते ढूंढते हमारे घर पहुँचे। तो हमने अड़ोसी पड़ोसियों से सारी बात को सेटिस्फाई होने के बाद में गाय जो है इनको दे दी है, और इस बात की इन लोगों से जिम्मेदारी ली है कि जब तक गाय ठीक नहीं हो जाती पूरी तरीके से, तब तक ये इसे खोलेंगे नहीं। और दूसरी बात है, अगर गाय इधर उधर चली जाती है या ये किसी को देते हैं या ये मर जाती है, तो ये पहले इसकी जानकारी हमें देंगे। जिम्मेदार कौन होगा अगर इस तरीके से गाय कहीं चली जाती है या गाय की? देखिए, वैसे तो जानवर है, इधर उधर खुल के। गौरक्षा के लोगों से आपसे बात हुई है? हाँ, मेरी बात हुई थी। क्या कहना है? उन लोगों ने ये कहा था कि आप लोग इनसे जिम्मेदारी से बात कीजिएगा और इनसे जिम्मेदारी ले लीजिएगा। ऐसा है, ये पड़ोस में ही रहते हैं, मैं भली बात तरीके से इन लोगों को जानती भी हूँ। और दूसरी बात है, इनके यहाँ और भी जानवर बंधे हुए हैं। मैंने पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही ये फैसला लिया है कि गाय इनको दे दी जाए, और ये इसका इलाज वगैरह कराने में भी सक्षम है। इनके यहाँ और भी जानवर है। दूसरी बात यह है, अगर ये किसी को दान भी देते हैं तो भी ये पहले हमें बताएंगे, और अगर ये इसकी डेथ भी हो जाती है तो ये पहले बॉडी दिखाएंगे हमें, उसके बाद ये इसका अंतिम संस्कार करेंगे। गाय इधर उधर नहीं होनी चाहिए, मैंने इनसे कह दिया। हमारी टक्कर
तिकुनिया खीरी। कच्ची शराब से भरी हुई बोरी से मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार से आ रहे दो युवकों ने बनवीरपुर के राजकुमार विश्वकर्मा व यूसुफ अली को जोरदार मारी टक्कर, जिससे पूर्व प्रधान राजकुमार विश्वकर्मा की पैर की हड्डी टूट गई और यूसुफ अली को भी चोटें आईं। जिन युवकों के पास निकाली भारी मात्रा में कच्ची शराब, जहां पर मौके पर पहुंची तिकुनिया पुलिस ने दोनों युवकों कच्ची शराब व प्लेटिना मोटरसाइकिल अपने कब्जे में लिया। वहीं देखा जाए तो तिकुनिया नेपाल बॉर्डर पर खाद की तस्करी भारी मात्रा में होती है, जिससे अक्सर ये एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहीं ये तस्कर अपनी मोटरसाइकिल पर 5 से 6 खाद की बोरी लेकर भरी स्पीड से चलते, उसी प्रकार कच्ची दारू वाले भी भारी स्पीड से चलते हैं, जिससे आए दिन कोई न कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं। आखिर क्यों मेहरबान है यहाँ पर बैठी तमाम एजेंसियाँ, जो आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। किसी दिन हो सकता है बड़ा हादसा, तब कौन होगा जिम्मेदार? उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीर बहादुर की खास रिपोर्ट। और इलाज कराए जाए 3 बार, 1 महीने में 3 बार एक्सीडेंट हुआ है। जो देखो सरदार यही बताओ तो मैं इलाज करवा दूंगा, इलाज करवा दूंगा। खादी वाले बहुत तेज चलाओ थे। मोहम्मदी के ग्राम बसवीरबा और भानपुर बनवारी में फैला मलेरिया। जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी के स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पालिका परिषद द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। इनके द्वारा चाहे जितने भी दावे किए जा रहे हो, उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। क्या है ये हकीकत, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बताते चले कि करीब 1.5 साल पहले तक ग्राम पंचायत इस्लामाबाद ग्रामीण क्षेत्र में शामिल रहे ग्राम बसवीरबा, भानपुर बनवारी, बबरिया, इस्लामाबाद ग्रामीण, जो अब नगर पालिका परिषद मोहम्मदी के द्वारा लाए गए नए परिसीमन से नगर के वार्ड के रूप में शामिल हो गया। इन गांवों के लोगों की माने तो गांव की जैसी हालात 1.5 साल पहले प्रधानी में थी, आज उससे भी बदतर हो गई है। विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। हर तरफ जल भराव और गंदगी फैली हुई है। नालियाँ नहीं है, जो है भी तो पटी हुई हैं। घरों का पानी सड़कों पर बहता रहता है। मक्खियों और मच्छरों का प्रकोप झेलने पर मजबूर हैं ग्रामीण, जिसके कारण यहाँ मलेरिया, डेंगू, बुखार की चपेट में पूरा गांव आ चुका है। हर घर में 4-5 लोगों को बुखार है। अधिकतर मरीज प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सीएचसी मोहम्मदी पर आरोप लगाते हुए संतोष पाल ने बताया कि मेरा लड़का अर्पित पाल उम्र 10 साल तेज बुखार आ रहा था, जिसकी जांच सीएचसी पर करवाई। रिपोर्ट में निगेटिव आया। बुखार की दवा लेकर घर आया, लेकिन समय बीतते ही उसकी हालत बिगड़ती गई। तब प्राइवेट में जाँच कराई तो रिपोर्ट में मलेरिया निकला, जिसका प्राइवेट अस्पताल से ही इलाज चल रहा है। वहीं बसवीरबा में ही पवन पाल उम्र 22 पुत्र राजेश पाल ने बताया कि कल दिनांक 25 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को शाम 3 बजे तेज बुखार आया। प्राइवेट में जांच करने पर पता चला कि मलेरिया है। आज गांव में ही सीएचसी के द्वारा लगाया गया कैंप से दवा लेकर खाई, जिससे उसको उलझन महसूस हो रही। उसी वक्त देखते ही देखते तेज बुखार से पीड़ित वेदपाल चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत ग्रामीणों ने पानी पिलाकर घर तक पहुंचाया। वहीं दूसरे गांव भानपुर बनवारी में भी यही हाल है। यहां के प्रमोद कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी मालती देवी उम्र 45 साल और पुत्री शीतू देवी उम्र 20 साल की अचानक आए तेज बुखार के कारण 3 दिन के अंतराल में मृत्यु हुई है और गांव में अधिकतर लोगों को बुखार है और लोग प्राइवेट इलाज करवाने पर बेबस हैं। कुछ रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में अपना इलाज करवा रहे हैं। गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। ग्राम बसवीरबा में 6 मौतें हुई हैं और ग्राम भानपुर बनवारी में एक ही परिवार की मां बेटी की मौत हुई है। कुल 8 लोगों ने जाने जा चुकी हैं। मृतकों में ग्राम बसवीरबा में रामश्री उम्र 50 वर्ष पत्नी रामदास, मुन्नी देवी उम्र 35 पत्नी जगपाल, सर्वेश उम्र 50 पुत्र भूपराम, अमित पाल उम्र 28 पुत्र रामलोटन, बिंदेश्वरी उम्र 30 पुत्री छविनाथ, अमन पाल उम्र 18 पुत्र रमाकांत। वहीं दूसरे ग्राम भानपुर बनवारी में एक ही परिवार के मां बेटी की मृत्यु हुई है। लखीमपुर खीरी से स्वास्थ्य विभाग की टीम का नेतृत्व कर रहे शैलेंद्र सिंह जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि स्थिति को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। यहाँ फैली गंदगी के कारण लोग बीमार हुए हैं। मोहम्मदी सीएचसी के डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा के नेतृत्व में 7 सदस्यों की टीम ने घर घर जाकर और कैंप में 56 लोगों की जांचें की, जिसमें 16 लोग पॉजिटिव निकले।
मौके पर नगर पालिका परिषद मोहम्मदी का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। रिजवान सिद्दीकी सवाल। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पवन पाल। जोर से बोलो। पवन पाल। पवन पाल। और पिता का नाम? राजेश पाल। राजेश पाल। उम्र कितनी तुम्हारी? 22। कब से आया बुखार तुम्हें? कल शाम से। कल शाम। कल तारीख कितनी है? कल 25 तारीख। कल 25 तारीख थी ना? कल शाम से बुखार आया। हाँ। और उसके बाद दवाई जांच हुई आपकी? जांच हुई क्या निकला? मलेरिया की जांच हुई। इसमें टेबलेट देखे गए, 6 टेबलेट खिला दी और जांच भी नहीं दी। मलेरिया की जांच में कुछ निकला है? हाँ, मलेरिया निकला। मलेरिया निकला। क्या हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हमें रिपोर्ट तो रिपोर्ट मिलनी चाहिए ना मलेरिया की। सही आपकी नजर में इलाज सही नहीं किया? नजर में नहीं सही हो रहा। 2 जगह हमने करवाए, वहाँ पे हमें कुछ मिला ही नहीं। हमारे मलेरिया निकला ही नहीं। आज मलेरिया निकला है। आज निकला। उसके अलावा मतलब कि दवाई भी सही नहीं दे रही है? दवाई इतनी हार्ड दे दी, 6 गोली दे दी। हमने भी खाई, चाचा ने कही। चाचा बेहोश हो गए, हम भी बेहोश हो जाएंगे सर ऐसे। अभी चाचा मेरे सामने भी यहाँ बेहोश हुए थे, अभी चक्कर खाए। फिर मैंने बहुत वही कल लेना था। कहाँ जांच कराया था आपने? एक जगह प्रिंस के यहाँ करवाई थी और सरकारी हॉस्पिटल करवाई थी। तो वहाँ कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला? हाँ। और पीस भी नहीं निकला कुछ? नहीं, कुछ नहीं निकला। और फिर मलेरिया बताया? यहाँ पे निकला। अभी जांच की जाए। जांच की तो मलेरिया निकल रहा। अच्छा। और दवाई कितनी खिलाई? दवाई 6 टेबलेट है। इतनी हार्ड अपने आप को आपने 4 गोली एक साथ खिलाने को? 6 टेबलेट खिलाई एक बार। 6? वो तो अलग है अभी। 2 एक खिलवाई, 4 एक खिलवाई। वो तो डॉक्टर के हिसाब से खिलाएगा ना। तो इतना हार्ड बुखार थोड़ी ना आना चाहिए। गाँव में ठीक है जानकारी हो कि कैसे बचाव करना है। तो बाकी उनकी स्लाइडें बन गई हैं गाँव में। जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी भी, और जो निगेटिव उनकी भी, जिनको बुखार आ रहा है उनकी भी, जिनको बुखार नहीं आ रहा उनकी भी स्लाइडें बन गई हैं। पूरे गाँव में आपकी सबकी स्लाइडें बनी हैं, बच्चे की भी बनी है, बड़े की भी बनी है, और घर घर जाके उनकी स्लाइडें आपके गाँव में 212 लोग हैं। 212 लोग टोटल आपके गाँव में 12 घर है ना? 750 पॉपुलेशन है। मेरा नाम विनीत पाल है। जोर से बोलो भाई। मेरा नाम विनीत पाल है। पापा का नाम श्री नारायण लाल। कल हम वहाँ अस्पताल गए तो बोतल हमने अपने कौन से पास अस्पताल गए थे? सरकारी मम्मी को लेकर लगभग वही गए थे हम 3:30 बजे। तो बोतल तो हमने वहाँ पे मेडिकल से ला के दी उनको, टेप भी ला के दिया। तब उन्होंने वही बोतल लगाई, और जो बोतल वो लगाई तो उसका वो जो है वो सर उसके पर्चे पे चढ़ाया। उसके बाद में उन्होंने रात में इंजेक्शन लगाया। तब से कुछ नहीं, मैं खाली रोक गया है। छुट्टी भी नहीं कर रहे हैं। कौन भर्ती है वहाँ पे? मम्मी भर्ती। मम्मी भर्ती। क्या नाम है मम्मी का? गीता देवी। उम्र कितनी होगी? उम्र यही होगी लगभग 45 साल। आपके पिता का नाम? नारायण लाल। तो आपको पता चल गया ना, छोटा बच्चा है ना? 6.5 साल। सारी रिपोर्ट बता दी। स्लाइडें आपकी कर टेस्ट। आप क्या बता रहे? प्लेटें क्या बता रहे हैं? आप बताओ। नहीं, वो तो बुखार के कारण है ना। बुखार कम हो जाती है, खून की दिक्कत हो जाती है, यही दिक्कतें हैं शरीर में आती है ना। काशी के लाल, जिनको संगीत की दुनिया में जूनियर किशोर कुमार के नाम से जाना जाता है, फिर काशी में हुई वापसी। बॉलीवुड सिंगर दीपक गिरी, जिनको जूनियर किशोर कुमार के नाम से जाना जाता है, चैनल में हुई खास मुलाकात। आप मुंबई में बहुत सालों से जा रहे हैं और कई फिल्मों और गानों में एल्बम में आपने काम किया। क्या रहा एक्सपीरियंस? थोड़ा सा हम लोग को शेयर करें। और क्या कैसे गाना आप लोग गाया था? कुछ गाना स्टार्ट किया बनारस से, शॉर्ट में बता रहा हूँ। उनसे मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। यहाँ पे बनारस में किसी कुमार की स्टार्ट किया। मैं सीधा मुंबई सब शोज के लिए वहाँ पर बनारस से मुंबई तक का जो सफर कैसे आप ये कॉम्पिटिशन में जो जीता है बनारस किशोर कुमार जी का, जूनियर किशोर कुमार की शादी इसी नाम से जाना जाना है। उस दौरान क्या क्या समस्याएं आपको आई? बहुत सारी आई। भाई वाराणसी से मुंबई तक का सफ़र तय किया, जाहिर सी बात है आपकी
पहला कौन सा गाना था जो आपने किशोर कुमार के साथ गाया या मेरे साथ उनका गाया मेरे नैना सावन का अच्छी से मुझे मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा ये इसी से मैं इधर हुआ आगे बढ़ा बहुत सारी फिल्मों में गाया मैं। कितनी फिल्मों में आपने ये गाने की प्रतिभा जो है अपनी दिखाई? ये सारी फिल्मों का नाम मैं बता पाऊँगा, 4-5 फिल्मों में, दो दिलों खेल में, बीच और 4-5 फिल्में में करण जी, श्रेया घोषाल, सूरी चौहान, शान, इन सब के साथ मैं गा चुका हूँ फिल्में नहीं। फिल्मों में आप गायक के अलावा नहीं गा पाई। कौन सा गाना आपका बहुत पॉपुलर रहा है? ये दूधी जी के साथ मेरा होली का एक सॉन्ग है और एक रक्त बीज में बोल बाला सॉन्ग। उस गाने का मुखड़ा थोड़ा बताएं। पार्टी करेंगे तेरे बाप का क्या, चले होके पढ़ेंगे तेरे बाप का क्या, इसमें मैंने और अभिजीत सावंत दोनों मिलकर आगे दिया। बनारस में आप आए हैं, काशी आपका अपना क्षेत्र रहा है, यहाँ पर काशी में फिल्मों को लेकर के क्या, गानों को लेकर के क्या करना चाहिए? इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जुड़ गए। जो मुंबई से मैं काम कर रहा था, अब यहाँ पर भी आ जाओ, मेरे बहुत सारे प्रतिभाशाली मित्र हैं, भाई हैं जो पहले मेरे साथ रहे हैं, तो हम देखते वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे मिल के बात करके हम लोग साथ में कुछ काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से मुझे हमारे जान पहचान के लोग हैं यहाँ के हम सबको मिला। Dabur Vita, India's best immunity expert, organizes immunity session for kids. Varanasi, 26 August 2022, with schools reopening and the start of the new academic session. Dabur Vita, the leading health food drink from the House of Dabur, today announced the launch a mega immunity awareness campaign to build awareness about the importance of strong immunity among school-going children. The drive was flagged off in Varanasi, a special session covering more than 300 kids from Swami Harsevanand Public School. The kids were educated on ways to boost their immunity through basic hygiene practices and nutritious diet. A special immunity kit comprising Dabur Vita and Dabur Chyawanprash were also provided to these students. Speaking on the occasion, Mr. Prashant Agrawal, Marketing Head, Health Supplements, Dabur India Limited said, since physical classes have started, strong immunity is the primary need of every children. As we are not yet out of the pandemic, the importance of strong immunity in strengthening one's overall health during the pandemics, well as its critical role in fighting the viruses well established globally. Keeping this in mind, Dabur Vita has joined hands with leading NGOs, schools from 5 cities in India. Those are Kolkata, Pune, Mumbai, Chennai and Lucknow, to improve awareness about the need to build a strong immune system to fight against illness. Dr. Amit Gupta said, on a daily basis, we are exposed to potential harmful bacteria and viruses. Our immune system helps protect us against the harmful microbes as well as diseases, enhancing immunity as an effective way to fight common bacteria and viruses. Through this initiative, we aim to highlight the importance of a strong immunity besides providing immunity kits to the kids. A research conducted by Nielsen showed that close to 88% mothers
look for immunity as the most important benefit in a health drink. Considering these important consumer needs, Dabur has formulated Dabur Vito to provide a better immunity than any other health drink available in the market. It is made with a unique blend of more than 30 plus herbs like ashwagandha, giloy, brahmi, which are scientifically proven not only to provide a better immunity but also to promote physical and mental growth among kids. Dabur Vita brings the benefit of Ayurveda in a tasty chocolatey drink which promotes bone and muscular growth and helps in promoting brain health, learning and concentration in kids between 6 to 15 years. Repeat. Between 6 to 15 years. Mr. Agrawal added, कोई इस तरह की कोई भी बहुत चीज नहीं होता कि पता चला कि मौसम जा रहा है बार-बार इस समय फास्ट फूड आपने खा लिया या ऐसी कोई भी चीज खा ली तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगी। ये उस समय थोड़ी देर के लिए तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसके दूरगामी परिणाम होंगे। यानी मतलब आपको जो आज नहीं 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद हो सकता है, काफी टाइम बाद वो आपके समय, जैसे आपने जंक फूड पे बर्गर चाउमीन ये सब पिज्जा वगैरह खाते होंगे, तो उसमें कई सारी चीज मिलाए जाते हैं जो कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस तो आप इस करके समझ सकते हो कि जो ऐसी चीजों से जो कैंसर काजिंग होते हैं। आप उन सब चीजों से इसमें आपको अभी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो सारी चीजें आपके बॉडी में धीरे धीरे डिपॉजिट होती है, डिपॉजिट होंगी आपके लिए वो नुकसानदायक साबित होंगी। तो इन्हीं सब चीजों से अपने आप को बचाए रखने के लिए आपको अपनी सबसे मेन चीज है कि इम्यूनिटी अपनी बनाए रखनी है। ठीक है, तो बदलते मौसम में अपने आप को इम्यूनिटी अपनी बनाए रखने के लिए आप सब लोग बस अपने खान पान, रहन सहन, अपने स्वास्थ्य पे और नहाने धोने पे सबसे अब लोग कई बच्चे प्रिंसिपल स्वामी नरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगत। मैम, आज आपके विद्यालय में किस तरह का एक कार्यक्रम किया गया? हाँ, आज डाबर वीटा कंपनी की तरफ से लोग आए हैं और इन्होंने अपने प्रोडक्ट को बच्चों के सामने रखा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया है, उसके जो भी उससे जो बेनिफिट्स होते हैं वो बच्चों को बताया है। और ये एक हेल्पफुल ड्रिंक है और जिसको बच्चे यूज़ करेंगे तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें कि जो भी बच्चों में अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो ज़रूरी ड्रिंक की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि बच्चे दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे थोड़ा आइडियलिस्टिक आजकल की लाइफ स्टाइल हो चुकी है, तो बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझको ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए हेल्पफुल है। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो जिस तरह से 2 साल से पेंडेमिक से बच्चे लड़ रहे थे, क्या पूरा भारत लड़ रहा था, तो डाबर इस 2 साल के अंतराल के बाद क्या ऐसी चीज़ लेके आई है कि एक मानव के शरीर में एक एनर्जी बेटर करे, शक्ति बढ़ाए, तो क्या ऐसा चीज़ आपने बताया बच्चों के विषय में? आज के जो बदलते परिवेश में आज के समय अगर आप देखें तो ये जैसे कि महामारी भी अभी फैल ही रही है और 2 सालों से विगत 2 साल में चल रही है, तो इस विगत 2 सालों में अगर आप अपने आप को समय के अनुसार नहीं हम ढालते हैं या हम अपनी इम्यूनिटी को नहीं मजबूत रखते हैं, अपने जो अपने आसपास की औषधियाँ हैं इन्हीं चीज़ों पर अपने आप को मजबूत नहीं रखते हैं, तो फिर हमारी इम्यूनिटी समय के साथ क्षीण होती है। लेकिन बात की जाए तो बच्चे अधिकतर फास्ट फूड पर ध्यान देते हैं, तो उनको उससे कैसे रोका जाए? उनको उस चीज़ से बचाने के लिए अब उनको ऐसे क्रियाकलापों में व्यस्त रखा जाए जिसकी वजह से वो बच्चे जैसे कि मोबाइल से वो दूर रहें। ऐसा नहीं कि पता चला कि वो उन लोगों को जो मोबाइल्स की चीज़ें हैं उनसे दूर रखने के लिए जैसे उनको ऐसे क्रियाकलाप कराए जाए, पेंटिंग्स कराई जाए और तमाम तरह की एक्टिविटी कराई जाए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो और जैसे घरों में भी बच्चे आपस में खेलते हैं, तो ऐसी तरीके की एक्टिविटी कराई जाए। नहीं हो तो पता चला कि वो अपने दिनचर्या में ऐसे रखते हैं कि वो एकदम आलसता की वजह से इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो मोबाइल चलाते हैं, सब टीवी देखते हैं हमेशा, तो उन चीज़ों से अपने आप को बहुत ज़्यादा वो आलसी हो जाते हैं और फिर उन्हें यही चीज़ उनकी डेली रूटीन में आ जाती है, जिसकी वजह से फिर उनकी शारीरिक क्षमता फिर होती है। अपना पूरा परिचय बताओ। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड के साथ
आज आपके बीच में हम लोग आए हैं बनारस में अपना एक नया प्रोडक्ट लेके डाबर वीटा, जो कि हेल्थ ड्रिंक है। उसके अंतर्गत हमने डाबर वीटा इम्यून इंडिया कैंपेन करके एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, जहाँ पे हम 8 शहरों में जा रहे हैं और वहाँ जाके बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं कि देखिए, जैसे कि हम लोग पैंडेमिक से बाहर अभी आए नहीं हैं, हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों को भी कि हम लोग अभी भी पैंडेमिक के बीच में ही हैं। तो अभी भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अपने हेल्थ के बारे में जागरूक रखना पड़ेगा। इसके लिए आज हमने डॉक्टर साहब डॉक्टर अमित गुप्ता जी को हम यहाँ पे लेके आए हैं। उनके द्वारा एक सेशन दिया गया बच्चों को बदलते मौसम और इस टाइम में कैसे सर बात की जाए तो वीटा में क्या ऐसा चीज़ है कि बच्चों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाए? जी बिल्कुल, हमारे डाबर वीटा में हमने आयुर्वेदिक औषधि वो भी डाले, हर्ब्स भी डाले हुए हैं, 20 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जिससे हम लोग कहते हैं न केवल शक्ति बढ़ती है बल्कि इम्यूनिटी पावर भी उसमें बढ़ता है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में इम्यूनिटी जो है, हम लोग जो पिछले 2 साल से सुन रहे थे, वो बच्चे अभी भी कंटिन्यू रखें, उसको आगे निरंतर देते रहें। थैंक यू सर।